डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सी टेट की सीरीज चल रही है। उसमें क्या है, जो 2011 से लेकर 2019 तक की जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं आपके सी टेट के, वे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो सेट है 29 जनवरी 2012 के सेट है। इसके बाकी सारे पोर्शंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ये आपका ईवीएस भाग 3 पर्यावरण का पोर्शन है, ये मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, भाग 3 है पर्यावरण का। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 61 नंबर है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करा पाता है करता है सॉरी कक्षा 5 का जो है बच्चा है समीर, कक्षा 5 का बच्चा है समीर, वो अक्सर अपनी पर्यावरण शिक्षिका के पास दत्त कार्य जो मतलब उसको असाइनमेंट मिलता है वो जमा नहीं कर पाता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अब इससे क्या है, इससे निपटना है शिक्षक को, तो इसके लिए सबसे बेहतर जो होगा सुधारात्मक उपाय वो क्या हो सकता है, देखिएगा क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य जी को सूचित करना, ऑप्शन ए है आपके पास, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य। अगला ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। अगला ऑप्शन क्या है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। चौथा ऑप्शन है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लेना। देखिए दोस्तों, ये मेरा पुराना सेट इसलिए मेरे सेट में टिक है, ठीक है, फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। अब देखिएगा इसमें क्या है, सबसे पहले वो अपना जो असाइनमेंट है वो टीचर के पास जमा नहीं कर पा रहा, तो इसमें आप देखेंगे कि इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना है। ये ऑप्शन दोस्तों पहले डायरेक्ट यहाँ पर सूचित करना उससे बेहतर नहीं सही हो पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हटा देते हैं। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, ये ऑप्शन आप सबसे पहले हटाएं। क्यों? क्योंकि खेलकूद में जाने से रोकने से उसका असाइनमेंट का कोई कनेक्शन नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता है कि वो खेलकूद में ही सारा समय दे रहे हो तो असाइनमेंट न जमा करो तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या है उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा खेलकूद में आप निश्चित समय दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ आप खेल ही रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हम उसको खेलने कूदने देंगे तो उसका शारीरिक विकास जो होगा वो नहीं हो पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर वो केवल पढ़ाई में लगा रहेगा और चीज़ों में घुल मिल नहीं पाएगा, दोस्तों के साथ नहीं घुल मिल पाएगा। तो इसलिए हमें खेलकूद पे बढ़ावा देना उसको, ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा देंगे। इसका चौथा ऑप्शन, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना। ठीक है, आप लिख सकते हैं नोट, लेकिन उससे पहले थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। ये बेहतर उपाय है शिक्षक के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि अगर वो असाइनमेंट नहीं जमा कर पा रहा है तो सबसे पहले टीचर उसके बारे में पता करेगा कि आखिर असाइनमेंट वो क्यों नहीं जमा कर पा रहा है। तो सबसे पहले उसके असाइनमेंट ना जमा कर पाने के कारण के बारे में पता करेगा, उसके बाद वो करेगा, उसके बाद बच्चे को परामर्श देगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके सामने क्या अगला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है। यह पढ़ाते समय कि शिक्षक या पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखा जा सकता है। राधा एक लड़की है, अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। निम्नलिखित अनेक तकनीकें उसकी परिगणना करती है। ऑप्शंस देखिएगा आपके सामने क्या है। ए ऑप्शन है, उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन दोस्तों, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। और सी ऑप्शन है, उसे धूप में खुला छोड़ देती है। ठीक है, और डी ऑप्शन है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या, उपरोक्त तकनीक बी दोस्तों बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा, वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ये चार ऑप्शन है, पके हुए चावल, हरी धनिया, प्याज, लहसुन, काजू बर्फी। तो इनमें जो तकनीक बी उसने यूज़ करी है वह किसके परिरक्षण के लिए वो कर रही है। तब तकनीक भी फिर से देखिए, तकनीक भी ये लिखी है आपके पास, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। अच्छा, गीले कपड़े में लपेट के किसे संरक्षित किया था, पके हुए चावल को गीले कपड़े में नहीं, प्याज लहसुन नहीं दोस्तों, काजू बर्फी बिल्कुल नहीं, हरी धनिया, हाँ दोस्तों हरी धनिया जो है, हरी धनिया को जो है वो गीले कपड़े में लपेट कर लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो ताज़ा रखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका 62 नंबर का सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बात समझिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या, 63 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय, कक्षा 5 के विद्यार्थी उनको फ्रिक्शन घर्षण पढ़ाना आपको शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। इसको समझाने के लिए शिक्षिका अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी, घर्षण जो है दोस्तों फ्रिक्शन वो हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी, शिक्षिका समझा रही है क्लास में। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, उसके द्वारा जो एग्जाम्पल्स दिए गए उनमें से कौन सा उदाहरण गलत होगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, पेन की नोक, टिप और पेन के बीच और पेपर के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण ही हम उसे लिख पाते हैं। हम पेन से कॉपी पर नोटबुक पर अपनी घर्षण बल लगने के कारण ही लिख पाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन क्या है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। बिल्कुल सही है, ब्रेक लगाने पर हमारे तो अपने को ग्रिप खांचे बने होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जब टायर बिल्कुल नया होता है उनमें ग्रिप बनी होती है अच्छी, तो और रोड पर जब हम ब्रेक मारते हैं तो और अच्छे से घर्षण, वहाँ फ्रिक्शन कम। लेकिन धीरे धीरे जब क्या होता है, टायर
जब वो क्या होते हैं घिस जाते हैं तो उसमें क्या होता है घर्षण बल फिर कम लगने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ब्रेक लगाने पर वाहन घर्षण बल के कारण ही लगने के कारण ही वाहन रुकता हमारा। सेकंड ऑप्शन हमारा, हमारे जूतों और जमीन पर के बीच होने वाले घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। बिल्कुल, हम जो जमीन पर चलते हैं घर्षण बल के कारण ही चल पाता है, अगर घर्षण बल नहीं हो तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तभी आपने देखा होगा जब जहाँ पर स्लिपरी एरियाज होते हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा फैला हुआ तो वहाँ पर घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहाँ पर गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण कारण हमेशा हमारे पास वापस, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जो ऊपर फेंकी गई वस्तु है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है ना, गुरुत्व बल इसमें गुरुत्वाकर्षण बल सही लगता है, तो इसमें क्या होता है ये जो है ये घर्षण बल के कारण होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से होगा, जबकि ये ऑप्शन क्या है गलत है ना क्वेश्चन के, लेकिन इसमें गलत पूछा इसलिए बता दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति क्या देखती है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति क्या देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, जबकि लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती। इससे इस तथ्य के द्वारा व्याख्याकित किया जा सकता है कि, अब देखिए दोस्तों जो क्या होता क्या है, स्टील कटोरी और जो कील है उसमें क्या होता है, जो दोस्तों स्टील की कटोरी उस पर जो लगने वाला जो बल लगता है वो क्या होता है, जो बल लगता है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, ठीक, उसका जो भार एक्चुअल उस पर जो बल लग रहा है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। जबकि लोहे की कील पर जो लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में कम है, लोहे की कील पर भार जो बल लग रहा है तो उसके भार की तुलना में वो बल जो है कम है, इस कारण ऐसा होता है, ये घटना होता है। अब देखिए ऑप्शन देखिएगा क्या, चलिए देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको आता है, लौह पानी की तुलना में हल्का होता है, स्टील की पानी की तुलना, नहीं ये ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्टील कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा, जबकि हाँ देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आपको मैंने बताया थ्योरी, स्टील कटोरी जो लगने वाला बल जो होता है तो उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की जो कील तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार तुलना में, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाए। देखिए ऑप्शन तीसरा चौथा भी देख लीजिए, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार तुलना में, देखिए ये ऑप्शन उल्टा दे दिया, तीसरा ऑप्शन उल्टा दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा ना। लौह पानी तुल्य में, देखिए ये भी गलत, तो पानी की तुलना में भारी वगैरह कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। 4 शिक्षण पद्धति उनका उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षण पद्धति उपयोग में कौन सी है, कौन सी उचित होगी, सॉरी। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन आपके सामने, प्रकरण पूरा कराने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लगवाना, ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण के वृत्तचित्र दिखाना, ठीक है। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले बाद में वायु को नमूने इकट्ठा कर उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने बता रखा है क्या कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आपको हमेशा क्या करना है, उसको पढ़ाते समय आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको आप बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाइए, तो उससे क्या होगा, उसका जो ज्ञान हो जाएगा बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, बच्चे को समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब जो ये काम जो टीचर कर देगा वो काम बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप उसको पढ़ाते समय क्या चार्ट पेपर वगैरह दिखाई, शिक्षण की जो सामग्री है आप उनको ले जाइए, टीएलएम जो आप यूज़ करते हैं अच्छे से अच्छा, तो उसमें क्या होता है उससे संबंधित दिखाएंगे तो और बच्चा जल्दी सीखेगा। अब देखिए ये किसी ने किया है, देखिए ये दूसरा नंबर जो टीचर है उसने किया, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण वृत्तचित्र दिखाया उसने, ठीक है, तो उसको बच्चे को जाहिर सी बात है जल्दी समझ में आएगा। बाकी सारे ऑप्शंस की तुलना में ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों। जो सीटेट में आपका प्रश्न आता है उसके विकल्प होते हैं 4 के चारों सही होंगे। आपको पता करना होता है दोस्तों कि चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा सही है। अगर चारों में नहीं वाला पूछा तो मतलब गलत वाला बताना है, तो आपको देखना होगा 4 के चारों गलत है तो सबसे ज़्यादा गलत कौन सा है, बस सही उत्तर पता की प्राप्ति आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। मतलब एक शिक्षिका है उसको तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करनी है। जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, बच्चा क्या है निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, कैसा, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। बच्चा आक्रामक व्यवहार जब करता है तब क्या होता है, उससे बच्चे की तनावग्रस्त होने की पहचान हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य, मतलब जो टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग जो होती है उसका जो अंतःक्रिया होती है उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारियों को साझा करना, ठीक है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं कमजोरी के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल सही। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे कमियों को उजागर, नहीं कमियों को उजागर करना पहले आप हटाइए भाई, सबसे पहले आप कमियों को उजागर, एक दूसरे कमियों को उजागर करने के लिए नहीं, हम ये जो मीटिंग होती है अंतःक्रिया होती है एक दूसरे कमियों को उजागर करने के लिए नहीं होती, ठीक है, इसको हटाइए आप। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित, ठीक है, हो सकता है। अच्छा देखिए
ऑप्शन आपके पास दूसरा है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बिल्कुल, आप अभिभावक ने बच्चे का अपने जो प्रवेश है विद्यालय में करवाया है तो वो सिर्फ इसीलिए कराया है ताकि मतलब उसका बच्चा जो है वहाँ से पढ़ करके एक अच्छा व्यक्ति बन सके, अच्छा इंसान बन सके और जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सके। ठीक है, तो उसको जो भी बात करनी है वो अपने बच्चे से संबंधित करेगा, ना कि अपना वहाँ पर कोई बात करेगा जाकर। पुनर्बलन और सुधार के बच्चे की योग्यताओं और कमजोर, बिल्कुल जो भी उसकी योग्यताएं होंगी उसके बारे में टीचर उनको बताएगा, प्लस जो कमियां होंगी उसके बारे में बस चर्चा करेगा उनसे कि आखिर बच्चे के अंदर ये कमियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके बारे में अभिभावक से चर्चा होगी तो वो कमियां दूर की जा सकती। बात समझ में? तो विद्यालय में हो रहे, पहला ऑप्शन विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। बिल्कुल, तो ये जो ऑप्शन दोस्तों ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन दूसरे वाले में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? देखिएगा आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच का बिल्कुल सही हो सकता है। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, नहीं ये ऑप्शन पहले हटाइए। स्कूटर आज नहीं रखेंगे, बिल्कुल इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है। अक्सर घर से बाहर जाने के लिए हाँ ठीक है बच सकते हैं अक्सर, अगर आप कोई काम नहीं तो ना जाए। अक्सर घर से, अब भाई मान लिया कोई सर्विस पर है बंदा तो वो तो जाएगा ही, ठीक है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन पूरा। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप जो है, अगर आपको डेली रूटीन कोई काम करना है, डेली जाना है किसी जगह, तो आप उसके लिए सार्वजनिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे बजाय उसके निजी वाहनों का। क्यों? उससे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो आप जो है एक ही बस चले, एक बस में कई लोग एक साथ सफर करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर मान लिया सभी लोग अपना अपना निजी वाहन लेके चले तो भाई कितना प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए बोला जा रहा सार्वजनिक वाहनों यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने की जोर दिया जाए। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन दोस्तों जो हो जाएगा वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। बात समझाई? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। मतलब वायु हर जगह है, इसके प्रकरण, ये प्रकरण टॉपिक है उसका, इसको पढ़ाते समय एक टीचर जो है विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न है क्या मृदा में भी वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में भी वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? देखिएगा, वर्गीकरण कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल। अच्छा देखिए, उसने जो है अवलोकन पहले उसने सब कुछ अलग अलग कर दिया, ठीक। संवेगात्मक वर्गीकरण का मतलब ही नहीं कोई रह गया। यहाँ पर क्या चिंतन कौशल बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसने ये चार पांच क्वेश्चन इस तरह के पूछे उसी से विषय प्रकरण से संबंधित, तो बच्चा उनके बारे में सोचेगा तो उसके बारे में जरूर चिंता करेगा। तो चिंतन कौशल का विकास करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने 70 नंबर। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? अब भोजन बनाना है, इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। देखिए चौथा, गहरे तलते हुए पकाने से बैक्टीरिया नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसमें क्या है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखने को, मतलब ये भी ऑप्शन गलत करिए आप। सब्जियों को काटना तब नहीं, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धुलना। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे, सब्जी काटने के बाद अगर आप धुल लेंगे सब्जी को, तो उसमें जो पोषक तत्व जो होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? पोषक तत्व दोस्तों जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, वो उसमें नष्ट हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं रह जाता, फिर उसमें जो पोषक तत्व कमी पड़ जाएगी उसमें। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन तरफ, सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वायु में भार होता है। अच्छा, ईवीएस की क्लास चल रही है, उसमें टीचर जो है वो वायु प्रकरण पढ़ा रही, प्रदूषण वायु प्रकरण पढ़ा रही है। उसमें क्या होता है, वायु में भार होता है, यह वह प्रदर्शित करना चाहते हैं और वह स्थान घेरती है। वायु में भार होता है और वह जगह घिरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। उसके जो सहयोगी हैं उसके लिए 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती हैं। ऑप्शन देखिएगा कौन से हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे की ओर धकेलें, मतलब उल्टा बीकर रखें और क्या करें, नीचे को उसको क्या करें, धकेलें, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या है, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। क्या है, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, ठीक है। और अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन क्या है, गुब्बारे में हवा भरना, ठीक है। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएं।
तब एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन देखिए पेपर में बहुत आता है, जिसमें ऊपर 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, ठीक है, और नीचे क्या रहता है, देखिए नीचे देखिएगा, नीचे अलग से दिए होते हैं AB, AD, BD और A और C। इस तरह में हम लोग बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती करते हैं, यहीं पर हमें एक आधा ऑप्शन दिखता है, हमने माना B माना सही, तो तुरंत हम OMR सीट पर अपनी B भर देते हैं। इसलिए इन सब प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, हमें पूरा क्वेश्चन नीचे तक की देखना। C-टेट में ये प्रश्न बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ऑप्शन सही कौन सा होगा। अब उसने बताया कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बिल्कुल, पानी को उल्टा बीकर जब आप देखते होंगे, जैसे आप बाल्टी में एक पानी रखते हैं, ये बचपन में हम लोग करते थे, उसमें क्या है, कोई आप मग वगैरह पलट करके डालते हैं, उसको सीधा सीधा दबाते हैं तो दबता नहीं, लेकिन हम उसको हल्का सा टेढ़ा करते उसमें बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं ना। तो यही चीज़ इसमें क्या होता है, तो इस ऐसा ये एक क्या होता है उदाहरण होता है कि वायु में क्या होता है, भार होता है और स्थान घेरती है। अच्छा, दूसरा, गुब्बारे में हवा भरना, नहीं, इसमें हवा भरने में नहीं हो जाएगा। भार स्ट्रॉ के माध्यम जूस खींचने, नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, चौथा ऑप्शन देखिएगा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे, 2 गुब्बारे भरे हुए हैं समान आकृति के, उनको एक छड़ से बांधा तो साम्य अवस्था में लाए। अच्छा, हम दोनों को हमने बीच में जैसे तराजू बनाते हैं वैसे बना दिया, तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दो, किसी एक गुब्बारे में पिन चुभो दें, वो फूट जाएगा, ठीक है। तो अगर जब गुब्बारा फूट जाएगा तो दोस्तों जो दूसरा वाला गुब्बारा होगा उसकी तरफ वो क्या होगा, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसमें भार है। इससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि हवा में क्या होता है, वायु में भार होता है। अब 2 ऑप्शन सही हुए, कौन कौन से आपको सही हुए, A और D। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाए, A और D दिया इसमें। समझ में आया दोस्तों? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद, श्वसन उसने एक टॉपिक चूज किया तो उसको पढ़ाने के बाद एक परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के लेने के बीच अंतर को समझ नहीं पाते हैं, अंतर को नहीं समझते, या किसके कारण होता है। उसने टॉपिक पढ़ा, उसने बाद उसने देखा कि उसने क्या किया, परीक्षा ली, परीक्षा आयोजन की, उसने क्या, उसने एक निष्कर्ष पाया कि अधिकांश बच्चे विद्यार्थी जो हैं श्वसन और सांस के बीच में अंतर नहीं समझ पाए, या किसके कारण हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। अच्छा, अनुशासनहीनता किससे क्या मतलब, अनुशासन, हाँ हो सकता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से, लेकिन अनुशासनहीनता चलिए हो सकता है। अच्छा, ये देखिए, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझते, लेकिन पूरा एक प्रश्न थोड़ी ना, पूरा टॉपिक उस टीचर ने एक्सप्लेन किया, उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं, कक्षा अध्यापिका होने से क्या लेना भैया, पहले ये ऑप्शन हटाइए। अच्छा, पहला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों क्या है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं। बिल्कुल, अगर उसने अच्छे तरीके से उसको वेल एक्सप्लेन किया होता तो उसमें क्या होता, बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गलती कहीं ना कहीं शिक्षिका की, वो कहीं ना किसी टॉपिक को अपने जो है अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से क्या करना है, किसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, मिश्रण किसका है, मिश्रण है रेत और नमक का, किसका, रेत और नमक का मिश्रण है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें मैं पहले आपको बताना चाहूँ, रेत और नमक के मिश्रण में अब इसमें क्या, इसको पृथक करना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जल मिला देंगे। जब हम इसमें अगर जल मिला देंगे दोस्तों, तो जल मिलाने पर क्या हो जाएगा, तो जब इसके मिश्रण में जल मिलाने से उसमें जो भारी अवयव होंगे, जो भारी अवयव होंगे वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, ठीक है, और जो हल्के होंगे वो अवयव जो होंगे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। भारी अवयव जो होंगे तली में नीचे बैठ जाएंगे और हल्के अवयव ऊपर। तो जो ये घटना मैंने आपको बताई, जो ये क्रिया बताई, ये दोस्तों कहलाती है अवसादन। क्या कहलाती है दोस्तों, अवसादन। अब पहली घटना, आपने पानी मिलाकर अवसादन कर लिया, भारी अवयव को नीचे बैठा, हल्के अवयव ऊपर आ गए। उसके बाद अवसादित मिश्रण, अब जो मिश्रण हो गया, इसको दोस्तों बिना हिलाए जल में क्या करेंगे, जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कह देंगे। अब हम इसमें क्या कहेंगे, जो बिना हिलाए जल जो है उसको क्या करेंगे, उड़ेल देंगे। इस जो उड़ेलने की क्रिया हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, निस्तारण हो जाएगी। अब निस्तारण करने के बाद क्या होगा, अब इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के ऊपर जो रेत के छोटे छोटे जो कण होंगे वो अलग हो जाएंगे इससे। अब इसमें क्या होगा, इस मिश्रण में अब केवल क्या बचेगा, नमक और जल बचेगा। बात समझिए, रेत के छोटे छोटे कण अलग, मिश्रण में क्या होगा, नमक और जल बचेगा। अब जो है क्या करेंगे, तो यह घटना कह लो निस्यंदन कहलाएगी। बाद में क्या करेंगे हम, इसको जो है जल और नमक बचा, ठीक है। जब इसमें क्या बचेगा
जब जल और नमक बचेगा तो उसमें क्या करेंगे, अब हम इसको बाद में क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो इससे जो जल होगा वो वाष्पीकृत होकर वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो जो वाष्प के रूप में बदल जाए, तो ये जो लास्ट वाली घटना हो जाएगी वाष्पीकरण होना, ये इसको वाष्पन कहते हैं दोस्तों। आपको मैंने 4 घटनाएं बताई, बात समझे दोस्तों, क्या अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, ये चारों घटनाएं बताई, ठीक है। तो इसके चारों घटना देखिए सीरियल किस में है, अवसादन, हाँ देखिए चौथे ऑप्शन में है आपकी, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, ये चारों घटनाएं हो जाएंगी, जिससे क्या रेत और नमक के मिश्रण अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, रेखा की माँ के लिए डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की जो माँ है वो रोजाना जो है क्या करती है, तालाब से लाए गए पानी में क्या डालती है, फिटकरी डालती है, ठीक है। अब इसका किस लिए डालती है, तो जो रेखा की जो माँ है ऐसा इसलिए करती है क्योंकि फिटकरी इसलिए डालती है, जो हल्के जो निलंबित अवद्रव्य हैं, जो उनमें गंदगी है उसमें क्या अवसादित करने के लिए उनको डालती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, पानी को रंगहीत करने नहीं, रंग रहित नहीं करना है, हल्के निलंब, हाँ देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर मृदु जल को मृदु जल में, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म, नहीं नहीं, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, भारोत्तोल को, जो वेट लिफ्टर होते हैं को प्रायः मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इनको क्या होता है, मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की ज़्यादा जरूरत होती है। इस उद्देश्य के लिए ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है, ऐसा उद्देश्य है तो इसका किस प्रकार का उसको वेट लिफ्टर को आहार लेना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। देखिए दोस्तों, जो ऐसा बॉडी लिफ्टर उनको प्रोटीन की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है, उनको प्रोटीन की उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है, तभी उनकी क्या होती है, मांसपेशियां मजबूत हो पाती है, बन पाती हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो था दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये हमारा ईवीएस का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन